यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम यहाँ पर आज जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी अपनी कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी हम कर रहे हैं सीटेट के पेपर के लिए, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट आता है 60 नंबर का हमारा सब्जेक्ट आता है। तो 60 नंबर में से 30 क्वेश्चन किसके आते हैं आपके, 30 क्वेश्चन जो होते हैं 30 मार्क्स आपके मैथ का कराते हैं, मैथ आपका आता है। और 30 नंबर में आपकी साइंस आते हैं। 30 नंबर में क्या आते हैं, साइंस आपकी आती है। अगर आपने 6 to 8 अपने साइंस अपने कवर कर ली, सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए, तो एक भी क्वेश्चन आपका 30 में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको जो है 30 क्वेश्चन पूरे जो होते हैं वे आपके साइंस से आपके मिले हुए होते हैं, विज्ञान से ही आपके आते हैं। 30 के 30 क्वेश्चन 6 to 8 यानी 6ठी से लेके 8वीं तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो चलिए अब आज जो हम चैप्टर यानी यहाँ पर हमने चैप्टर 13 तक डिस्कस अपना कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 14। 14 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जो विद्युत धारा है उसके जो रासायनिक प्रभाव होते हैं यानी केमिकल इफेक्ट्स। चैप्टर का नाम हमारा है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा चैप्टर है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 14 है। 13 चैप्टर तक हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यानी इस वीक में आपका जो सिलेबस है खत्म हो जाएगा। एग्जाम से पहले एक हफ्ता आपके पास पूरा बचेगा, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। जो भी जितने चैप्टर हमने पढ़े, अगर आपने सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो दोबारा से आप ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिली हुई है। 6th, 7th और 8th अलग अलग आपकी प्लेलिस्ट है। 30 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट से बनने वाले हैं वे यही तीनों क्लास आपकी जो होती है 6th, 7th और 8th की साइंस की जो क्लास है, साइंस से आपकी जो है वहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। जो ओल्ड पेपर आपके हैं, ओल्ड पेपर आपको करवाए जा रहे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है वो कैसे आपके आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आपके बने हुए हैं आपको पता चल जाएगा। अगर आप डेली क्लास आप करते हो तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन के जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें कि विद्युत धारा, इसमें जो पहला है कि विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव होते हैं, जैसे आपके जो अभिभावक हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से, कभी भी जब आपके जो हाथ होते हैं वो गीले होते हैं तो किसी भी विद्युत साधित को ना छुए। तो ये जो आपको उस टाइम पर क्या है, जो आपके विद्युत यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसको आपको नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गीले हाथों से जो तार होते हैं उन्हें आप टच करोगे, यानी जो तार होते हैं तो इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पर आप टच करोगे तो आपको करंट लगने के चांसेस रहते हैं। तो करंट लग सकता है, इसलिए आपको वो छूने नहीं चाहिए। परंतु अब आपका कि परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधन को छूना क्यों खतरनाक होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर यही बन गया कि अगर गीले हाथों से अगर हम टच कर लेते हैं तो क्या होता है, क्यों छूना हमारे लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, हमारे लिए डेंजर क्यों है, खतरनाक क्यों हो सकता है। तो पहला पॉइंट है कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है वे विद्युत के सुचालक, अच्छे चालक आपके कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो जाता है, पास आपका कर जाता है। जैसे तारों में इलेक्ट्रिक करंट आपका जो होता है फ्लो करता है, पास करता है, उसी तरह हमारी जो बॉडी है तो उसी तरह क्या है, इसमें वे विद्युत के क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर कहलाते हैं, सुचालक आपका कहलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। वे क्या होते हैं, हीन चालक आपके होते हैं। हीन चालक का मतलब है वे आपके पुअर कंडक्टर आपके होते हैं। कैसे पुअर कंडक्टर होते हैं, कुचालक आपके होते हैं, जो आपके या क्या करते हैं, जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, आसानी से प्रवाहित नहीं होगे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो पास आपका नहीं करता है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि कक्षा 6th में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ हो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं। हमने एक संप्रेषित यानी एक टेस्टर बनाया था। क्या बनाया था, एक टेस्टर बनाया था। जैसे आपने देखा होगा घरों में भी एक टेस्टर आपका होता है, उससे आप चेक करते हो कि जो करंट है वो आपका यहाँ पर यानी जिस बोर्ड वगैरह में आप चेक कर लेते हो तार में कि उस जो टेस्टर होता है कि उसमें जो लाइट आपकी जहाँ भी आपकी जो करंट होता है, अगर वहाँ पर तारों में आपका करंट होता है तो वो जो आपका टेस्टर आप बना
बनाते हो तो टेस्टर जो हमने बनाया था वो पता करता है कि यहाँ पर लाइट है या नहीं। तो टेस्टर की हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि लाइट है या नहीं। अब है कि क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संप्रेषित ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी। जो संप्रेषित है उसने हमारी किस प्रकार यहाँ पर हेल्प की थी, आपको ये याद है। तो धातुएं, जो धातुएं होती है जैसे तांबा हो गया या एल्यूमिनियम, विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का ये चालन करते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़ होता है या फिर प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो विद्युत है उसका चालन नहीं करेंगे, उसका क्या नहीं करते, चालन नहीं करते हैं। तो चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि अभी तक हमने अपने संप्रेषित टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में, कैसे अवस्था में थे, ठोस अवस्था में थे। लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं। आइए ज्ञात करते हैं। जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जो लिक्विड है वो भी विद्युत चालन कर पाता है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहली यह बुझो आपको स्मरण कराना चाहती हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय, हमें जब हम प्रयोग करते हैं उस टाइम पर कभी भी मुख्य तारों, जो मेंस अथवा जनित या प्रतिपक्ष, जो इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। ये ना तो मेन तारों से, ना फिर जो आपका इन्वर्टर होता है इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। जो विद्युत सेल होता है उसी का हम यूज़ करते हैं। कैसे, चलिए एक बार इसकी जो पिक्चर है वो देख लेते हैं हम कैसे करना है। तो यहाँ पर पहले आता है कि क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। तो इससे पहले हम, जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं वे कंडक्टर, क्या द्रव जो होते हैं, जो द्रव है वो विद्युत चालन आपके करते हैं। तो लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं। पहला पॉइंट है यह जांच करने के लिए कि द्रव जो होता है वो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। तो क्या करते हैं, जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, यानी अपने से जो विद्युत धारा को वो प्रवाहित होने देते हैं। तो वो वहाँ पर करंट जो होगा वो पास हो जाता है या नहीं, हम उसे संप्रेषित का क्षेत्र जो है, संप्रेषित हमने जो बनाया था यानी टेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। जो टेस्टर हमने बनाया है उसी से हम पता कर सकते हैं। अब हम सेल के स्थान पर, जो हमने सेल लिया था उसके स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। सेल के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे, जो बैटरी होती है तो बैटरी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो संप्रेषित, जो संप्रेषित है, जो टेस्टर है, उसका उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। तो ये भी हम चेक करेंगे कि वो जो टेस्टर है वो कार्य कर रहा है या नहीं। तो संप्रेषित के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। जो संप्रेषित है, जो टेस्टर है, तो टेस्टर को चेक करने के लिए जो टेस्टर का जो सिरा होता है उसको क्षण भर के लिए एक दूसरे से आपको टच करा देना है। कैसा करते हैं, संप्रेषित का जो परिपथ पूरा होता है, परिपथ जो पूरा उसमें आपका बना होता है वो बल्ब दीप्त हो जाएगा। तो बल्ब क्या होगा, दीप्त हो जाएगा, जल जाएगा। तो बल्ब उस टाइम पर आपका जल जाता है, बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। इसके बाद आता है अगला पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट, कि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि संप्रेषित कार्य नहीं कर रहा है। अगर वो जलेगा नहीं तो वो कार्य यानी जो वर्क है वो आपका नहीं करेगा, वो कार्य नहीं करता है। तो क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं कि यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया है अथवा आपके सोयल जो है वो बेकार आपके हो गए हैं। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं जो प्लास्टिक होता है वो बल्ब आपका यानी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के इसमें यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टेस्टर आपका इस तरह का आपने अपने घरों में देखा होगा। टेस्टर की हेल्प से हम जो होता है लाइट का, जो लाइट पास कर रही है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेस्टर में यहाँ पर आपका सेल का यूज़ किया गया है, यहाँ पर बल्ब जो है वो आपका जल गया है। यानी जैसे हम इन दोनों तारों को प्लास्टिक में लगाते हैं तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है और ये आपका जो होता है गुड कंडक्टर आपका है। तो ये क्या है, जो गुड कंडक्टर आपका होता है। तो रबर वगैरह ये जो होती है ये आपका पुअर कंडक्टर आपका है। तो अब चलते हैं हम आगे। इसमें जो बैटरी की, यहाँ पर हमने जो बैटरी सेल आपका होता है, बैटरी का यूज़ किया है, सेल का यहाँ पर यूज़ किया। अब हम सेल की जगह पर क्या करेंगे, बैटरी का यूज़ यहाँ पर करेंगे और बैटरी के यूज़ से अपना एक्सपेरिमेंट है वो कवर करेंगे।
तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, चलिए अगले पॉइंट में है कि आपको जांच करनी है कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं, सभी जितने भी संयोजन होते हैं वो टाइट आपके हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अगर जो संयोजन पहले से ही आपके कसे हुए हैं तो बल्ब जो होता है, जो आपका बल्ब है उसको आपको चेंज कर देना है, बदल देना। अब फिर आपको जांच कीजिए करनी है कि संप्रेषित कार्य कर रहा है या नहीं। जो संप्रेषित है, जो टेस्टर है, वो वर्क आपका कर रहा है या नहीं। यदि अब भी वह कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। अगर जो टेस्टर है वो अब भी आपका कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ पर जो आपने सेल लगाए हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस प्रकार जब संप्रेषित जो होगा वो भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रव्यों का परीक्षण करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर जो टेस्टर है वो आपका हर सिचुएशन में आपको पता चल गया, उसका परीक्षण यानी चेक करने के बाद आपको, तो वो द्रव्य के परीक्षण में आप उसको कर सकते हैं। तो अब है आपको चेतावनी दी गई, क्वेश्चन दिया गया है, अपने संप्रेषण की जो टेस्टर आपने लिया है उसकी जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श ना कराए। जो इसका जो टेस्टर आपका है, क्या है, जो टेस्टर आपने लिया है, जब आप टेस्टर को चेक कर रहे हैं तो चेक करते समय जो इसके तार होते हैं तो इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को, जो स्वतंत्र जो सिरे होते हैं उनको कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श ना कराए। तो कुछ क्षण से ज़्यादा इसको आपको स्पर्श नहीं कराना है, कुछ ही सेकंड के लिए यानी फ्यू सेकंड के लिए आपको टच कराना है, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो जो बैटरी के जो सेल होते हैं वो जल्दी आपके समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले कि बेकार फेंकी गई बोतलों के, जो बेकार आपने बोतल फेंक दी उनके प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एक एक करके उन्हें साफ, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, प्लास्टिक वाली जो बोतल आती है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो बोतल आप फेंक देते हो तो उन बोतलों पे से आपको जो ढक्कन होते हैं यानी ढक्कन आपको उतार लेना है और उन्हें साफ रखना है। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस से सिरका उड़ेलना है। फिर एक ढक्कन जो है आप मैंने उस ढक्कन में क्या करना है, जो चाय की चम्मच आपकी होती है, स्पून जो होती है उसके बराबर आपको नींबू का रस या फिर जो सिरका आपका होता है विनेगर वो आप डाल सकते हो। विनेगर वहां पर उड़ेलना है। अपने संप्रेषित को इस ढक्कन के समीप लाकर, जो टेस्टर है उस टेस्टर को अपने ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में आपको डुबा लेना है। फिर क्या करना है, जो टेस्टर है, टेस्टर का जो ढक्कन यानी टेस्टर को आपको जो ढक्कन में आपने जो लिया है सिरका, तो उसके समीप लाकर उसके सिरे, जो उसके सिरे होते हैं उनको आपको नींबू के रस या सिरके में डुबा लेना है। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों सिरे जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस पर नहीं होने चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। और इसका भी आपको ध्यान रखना है कि वे एक दूसरे को टच भी ना करें। क्या संप्रेषित का बल्ब दीप्त हो जाएगा? जो संप्रेषित का जो बल्ब है वो दीप्त होता है। क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में किस वर्ग में रखोगे? तो अब आपसे पूछा गया है, जो नींबू का रस या आपने सिरका लिया है तो वो विद्युत का चालन है यानी गुड कंडक्टर होता है या फिर बैड कंडक्टर आपका है, ये इसमें पूछा गया है। तो जब संप्रेषित के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संप्रेषित का परिपथ क्या होता है, पूरा हो जाता है। जो टेस्टर का परिपथ जो होता है वो कंप्लीट आपका हो जाता है। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ जो होता है उसमें जो विद्युत धारा है वो आपके पास कर जाएगी तब, तथा जो बल्ब होगा वो आपका दीप्त हो जाएगा। जो बल्ब होगा वो बल्ब जो होगा वो आपका जल जाएगा। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो संप्रेषित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि द्रव के चालक होने पर भी वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि जो बल्ब है वो आपका जल जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? तो आपको ये याद है कि जब बल्ब होता है, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट आपका पास होता है तो वो जलता क्यों है, दीप्त क्यों होता है? तो पहला पॉइंट है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का जो तंतु आपका होता है, बल्ब में जो तंतु होता है
तो जो तंतु है, जो फिलामेंट आपका होता है, बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो गर्म होकर दीप्त होता है, यानी पहले वो गर्म होता है उसके बाद वो जल जाता है। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म ना हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो लाइट आती है वो आपकी मंदी, यानी कम लाइट, जब वोल्टेज कम होती है उस टाइम पर जो आपका बल्ब होता है वो आपका नहीं जलता, क्योंकि वो गर्म नहीं हो पाता, और गर्म नहीं होएगा तो वो जो फिलामेंट आपका होता है, जो तंतु होता है वो आपका गर्म नहीं होता, और गर्म ना होने के कारण वो आपका जलेगा नहीं। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। अब आपको ये होगा कि कोई भी परिपथ होता है, कोई भी आपका जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा जो होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो दुर्बल कब होता है। दुर्बल पूछा गया है कि दुर्बल कब होता है, तो कब वो दुर्बल होता है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, कोई भी पदार्थ होता है वो विद्युत का, जो विद्युत होता है उसका चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता हो, जिसके कारण संप्रेषित का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हो सकती है? दुर्बल आपकी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्या हम कोई ऐसा अन्य संप्रेषित बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संशोधित कर सके। तो हम ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल जो धारा होती है उसको भी संशोधित कर सके। तो चलिए अब देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि एक अन्य संप्रेषित, एक कोई हम अन्य जो संप्रेषित है, जो टेस्टर है, उसे बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? क्या आपको याद है कि विद्युत धारा जो होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट आपका है, वो चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस पर जो चुंबकीय सुई होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप देखा जा सकता है। तो हम वहाँ पर विक्षेप देख सकते हैं। कैसे भाई? चलिए अगला है यहाँ पर अगला पॉइंट कि क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संप्रेषित बना सकते हैं। क्या हम जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसका उपयोग करके कोई भी जो संप्रेषित होता है, जो टेस्टर हम बना सकते हैं। तो कैसे? जो संप्रेषित में विद्युत बल्ब के स्थान पर जो यहाँ पर हमने टेस्टर लिया है, तो टेस्टर में विद्युत बल्ब के स्थान पर, तो जो टेस्टर है संप्रेषित में, यानी जो टेस्टर है जहाँ पर विद्युत बल्ब आपका लगा होता है, तो वहाँ पर विद्युत बल्ब के स्थान पर हम एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। तो एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। तो एलईडी दुर्बल क्या होता है? एलईडी जो होता है, जैसे अब आप देखते हो, जैसे घर में आप पहले हम जो 100 वाट का बल्ब लगाते थे जिसकी जो रोशनी होती थी वो येलो कलर की आपकी होती थी। अब जो बल्ब हम लगाते हैं, एलईडी बल्ब हम लगाते हैं जो कम वाट के आपके होते हैं, यानी कम वोल्ट के बल्ब आपके होते हैं, और इनकी जो रोशनी होती है वो कैसी होती है? वाइट आपकी होती है, रोशनी भी इसकी वाइट आपकी होती है। तो अब जो हम बल्ब यूज करने लगे, एलईडी बल्ब हम अपने घरों में लगाते हैं। अब है आपका अगला पॉइंट कि एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं। तो एलईडी के साथ भी क्या होता है? 2 तार आपके जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। इन तारों को क्या बोला जाता है? लीड्स आपका बोला जाता है। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। एक तार क्या होता है? दूसरे तार की, एक तार जो होता है, एक जो वायर होगा वो दूसरे तार से लंबा आपका होता है, थोड़ा लंबा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे आपका जो प्लग आपके लगे होते हैं, यानी जैसे आपके टीवी हो गया, प्रेस आपकी होती है, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक वाले जो सामान होते हैं, जो आपका बिजली से आपके जो चीज़ें जलती हैं, मोटर वगैरह आपका होता है, उनका प्लग अगर आपका टूट जाता है, ये प्लग आपका होता है, अगर प्लग जो होता है इनमें 2 पिन आपके होते हैं, प्लग अगर टूट गया तो प्लग के बाद जो डोरी आपकी बचती है, जो तार होता है, तो इसमें क्या होता है? 2 तार आपके होते हैं। किसी किसी में प्रेस वगैरह में 3 तार भी आपके होते हैं अर्थ का। अर्थ वाले तार को हम ले नहीं रहे, यानी 2 तार हम ले रहे हैं, ब्लैक और ब्लू, ये 2 तार आपके होते हैं। तो जब हम जो तार को लगाते हैं, यानी प्लग अगर हमारा टूट जाता है, प्लग टूट गया, तो प्लग टूटने के बाद अगर हमारे पास 2 तार बचते हैं, तो वे 2 तार को क्या करते हैं? हम एक तार छोटा रखते हैं, एक तार बड़ा रखते हैं, क्योंकि जिस भी बोर्ड में हम लगाएंगे इसमें 2 स्विच आप, यानी 2 आपके छेद होते हैं, 2 आपके होल होते हैं, जिसमें हम जो प्लग यानी इनको जो तार होता है इनको लगाना होता है। तो एक तार हम छोटा रखते हैं, एक तार बड़ा रखते हैं, जिससे दोनों क्या हो जाए, यानी इसके बीच का जो स्पेस होता है ये कवर वो कर पाए, यानी एक दोनों जो पिन होती है, दोनों छेद में वो जो तार है दोनों वो जा सके। इसलिए हम एक तार को छोटा रखते हैं और एक तार को बड़ा रखते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, याद रखिए कि एलईडी को, याद रखना है आपको कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घरों में जो बैटरी होती है, यानी पहले जो बैटरी आपकी होती है तो बैटरी से आप लाइटें जलाते थे, तो उसी तरह इसमें बात की गई है। एक तरफ पॉजिटिव आपका साइन होता है, एक तरफ आपका नेगेटिव साइन होता है। एग्जाम्पल अब आपको है एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट आता है तो एलईडी बल्ब दिखते कैसे हैं, यानी एलईडी बल्ब होते कैसे। चलिए पिक्चर देखते हैं इसकी। चलिए ये आपने देखा होगा इस तरह के बल्ब की बात इसमें की गई है, तो इसकी जगह पर हम एलईडी ये एलईडी आपकी है, तो इसमें ये आपका होता है। ये देखिए एक आपका जो तार है छोटा है, एक तार बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तीनों में आपको एक तार छोटा और एक तार बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब एक्सपेरिमेंट है कि माचिस की खाली डिबिया, जो माचिस की खाली डिबिया होती है, मैच बॉक्स आपका होता है, तो वो खाली हो, उसमें मैचिस स्टिक आपकी ना हो, माचिस की तिल्ली ना हो, वो माचिस की खाली डिबिया से आपको ट्रे निकालिए। ट्रे आपको निकालने हैं। ट्रे में जो ट्रे होता है उस पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ जो फेरे होते हैं वो आपको लपेटने हैं। तो कैसे लपेटने हैं ये भी हम पिक्चर में देखेंगे कि किस तरह आपको लपेटना है। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए इस तरह आपको लपेटना है। ये आपका माचिस का जो बॉक्स होता है खाली हमें लेना है और इस पर कुछ जो तार है वो आपका लपेटा हुआ है तार का, तो इस तरह आपको लपेटना है। ये आपकी बैटरी है। अनदर टेस्टर यहाँ से बनाएगी कैसे, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट में। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, इसके बाद ट्रे के भीतर जो ट्रे आपने देखी इसके भीतर एक छोटी सा मैग्नेट सुई रखना है, यानी चुंबकीय जो सुई है वो आपको रख देनी है। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से आपको जोड़ना है। बैटरी का एक टर्मिनल है उससे आपने जोड़ दिया। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से आपको जोड़ना है। फिर दूसरे टर्मिनल से आपको यह जोड़ना होगा। अब चलते हैं आगे कि दोनों तारों के स्वतंत्र जो सिरा रहता है उसको क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संप्रेषित तैयार है। जैसे आपने देखा, यानी टेस्टर जो होगा वो रेडी आपका होगा। आपने देखा होगा जब चार्जर यानी बैटरी को चार्ज करते हो, तो बैटरी को जब बैटरी से चार्ज करते थे उस टाइम पर आपने देखा होगा कभी कभी क्या, यानी जो मीटर आपका लगा होता था, मीटर आपके लगते थे, यानी जो चार्जर होता था उनमें मीटर लगते थे। जब आप जो बैटरी को चार्जिंग पर, या आपका बैटरी आपकी है तो बैटरी को जब आप चार्जिंग लगाते थे प्लस और माइनस का आपका साइन है, यहाँ पर आपके दो चिमटी लगते थे, यानी दो तार आपके निकले रहते थे। एक प्लस पर आपका लगता था, एक आपका माइनस पर लगता था। जो ब्लू और रेड कलर का, यानी ब्लैक और रेड कलर का आपका वायर होता था, तार आपके होते थे। तो जब उसको लगाते थे, यानी जब उसे बैटरी को हम चार्ज करते थे, दोनों जो सेट कर लेते थे, उसके बाद जब मीटर की सुई थी वो आपकी दिखाती थी, यानी जो करंट था वो आपका दिखाता था। यानी और अगर वो अच्छी तरह से आपकी नहीं, यानी चिमटी अगर लूज रहती थी उस टाइम पर आपका जो मीटर की सुई थी वो आपकी नीचे यानी जीरो पर आपकी गिरी रहती थी। तो उसी तरह यहाँ पर आपका जो टेस्टर आपका, इसी तरह आपका जो टेस्टर है वो आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरह का आपका प्रोसेस है। अब है आपका अगला पॉइंट कि क्या संप्रेषित के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। जो संप्रेषित आपने बनाया जो टेस्टर है उसके जो स्वतंत्र सिरे हमने छोड़ दिए, जो इंडिपेंडेंट जो सिरे थे उसको जैसे ही हम नींबू के रस में डुबोते हैं तो इसमें पूछा गया जो मैग्नेट सुई आपकी है वो विक्षेप देगी, यानी उसमें कोई ना कोई डिफरेंस आपको दिखाई देगा, विक्षेप वो देगी। संप्रेषित के सिरों को, जो संप्रेषित के जो सिरे है उसको नींबू के रस से बाहर निकालिए। जो नींबू का रस है उससे आपको बाहर निकालना होगा, नींबू के रस से आपको बाहर निकालना है। उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। फिर आपको पोंछकर उसको सुखाना है। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोंटी का पानी होता है या वनस्पति तेल है, दूध, शहद आदि के साथ आप इसको रिपीट कर सकते हैं प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के लिए।
करने के पश्चात संप्रेषित के सिरों को, जो संप्रेषित है यानी टेस्टर के जो सिरे हैं, उसे जल में धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य आपको याद रखना। यानी जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया उसके बाद आप उसे धोकर उसको पूछकर आपको सुखाना होगा। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। फिर आपको हर सिचुएशन में ये देखना है कि जो चुंबकीय सुई होती है, मैग्नेट वाली जो सुई है, वो विक्षेप आपकी दर्शाती है या नहीं। तो अब है कि सुचालक या हीन चालक द्रव। तो इसमें सबसे पहले जो पदार्थ आपका लिया गया है, इसमें नींबू के रस की बात करें तो चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपका गुड कंडक्टर आपका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कुछ द्रव्य जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। जो कुछ द्रव होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर आपके रहते हैं। कुछ हीन चालक होते हैं, वो पुअर कंडक्टर आपके रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। जब संप्रेषित के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते, संभव है कि उनके बीच में वायु है, तो उनके बीच में क्या होगी, वायु होगी, एयर होगी। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, और पहली जो है उसको ज्ञात हो गया है कि जो वायु होती है, जो एयर है, वो विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, कुचालक आपकी होती है, पुअर कंडक्टर आपकी है। तो परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय, किसके समय, जो तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वायु से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट आता है इसके बाद। नेक्स्ट यहाँ पर है अगला पॉइंट कि क्या हर अवस्था में, यानी कोई भी जो अवस्था आती है, स्टेज आपके होते हैं, उसमें जो वायु विद्युत की हीन चालक होते हैं, तो वायु जो होगी वो विद्युत की हीन चालक होती है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर आपका। आगे अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी से प्रेरित होकर बुझो भी यह जानना चाहती है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। तो वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को, जो पदार्थ होते हैं, उनको चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों या सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी गई है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। हमने टोंटी का जो पानी था, जो टोंटी थी, तो टोंटी के पानी के द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। तो कैसे, चले देखते हैं। आइए अब करते हैं। जो आशुद्ध जल आपका है, तो आशुद्ध जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करता है। जो आशुद्ध जल होता है यानी डिस्टिल वाटर की इसमें बात की गई है, जिसमें नमक आपका नहीं होता है, जिसमें नमक जो होता है, जो लवण यानी जो खनिज आपका जो लवण होता है वो आपका ऐड नहीं होता। जो आपके जैसे जो प्राकृतिक यानी नेचुरल जो वाटर होता है उसमें आपका नमक आपका मिला हुआ होता है, लेकिन जैसे आपका जो पॉन्ड का होता है, नदी का होता है, उसमें साल्ट होता है, लेकिन हमें डिस्टिल वाटर यहाँ पर रखना है। तो पहला पॉइंट है कि एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आशुद्ध जल आपको भरना है। जो डिस्टिल वाटर आपका है वो आपको भर लेना है। उसके बाद आप आशुद्ध जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। जो डिस्टिल वाटर होता है, जो आपके स्कूल में जो प्रयोगशाला होती है, यानी जो लैब आपकी बनी होती है, लेबोरेटरी जो होती है, तो वहाँ से आप डिस्टिल वाटर ले सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान, कोई भी जो दवाई की दुकान होती है, या डॉक्टर या नर्स से भी डिस्टिल वाटर आप ले सकते हैं। तो संप्रेषित का उपयोग करके परीक्षण आपको करना है, यानी टेस्टर का यूज करके ये आपको परीक्षण करना है कि आशुद्ध जल विद्युत चालन करता है या नहीं। जो डिस्टिल वाटर है वो आशुद्ध जल यानी जो विद्युत आपका है, यानी वो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी पास करेगी या नहीं करेगी। पहला पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट। अब आप क्या पाते हैं, क्या आशुद्ध जल विद्युत चालन करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अब आपको बताना है कि आपको क्या मिला, कि जो आशुद्ध जल होता है, जो डिस्टिल वाटर है, वो विद्युत चालन करता है, जो यानी विद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है। अब आपको करना है कि अब क्या करना है आपको, एक चुटकी साधारण नमक, जो साधारण नमक आता है, जो साल्ट आपका आता है नॉर्मल जो आप खाते हो, तो साधारण नमक लेकर इसे आशुद्ध जल में घोलिए। जो आशुद्ध जल आपने लिया डिस्टिल वाटर, उसमें आपको घोल लेना है, फिर परीक्षण करना है। उसके बाद आपको परीक्षण करना है, टेस्ट आपको करना है। इसके साथ साथ आपको आगे कि इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस बार जो निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला, वो इसमें पूछा गया कि क्या आप कंक्लूजन निकालते हो। तो जब हम आशुद्ध जल में, जब हम जो आशुद्ध जल है, डिस्टिल वाटर जो हमने लिया है, उसमें नमक घोलते हैं, तो हमें नमक का घोल
प्राप्त होता है यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। और नमक का घोल क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक आपका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर आपका होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर आपकी क्या करेगी? पास हो जाएगी, करंट वहाँ पर पास होगा। जो जल हमें नलों, हैंडपंप, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। तो वो जो जल होगा वो शुद्ध आपका नहीं होता, प्योर आपका नहीं होता। जो वाटर हमें जो नल होता है या हैंडपंप होता है या कुएं होते हैं या फिर जो तालों से हमें प्राप्त होता है ये जल हमारा शुद्ध नहीं होता है। अब है आपका नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट, इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। इसमें क्या है? अनेक जो होता है लवण आपके घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। तो खनिज जो लवणों की थोड़ी सी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप में यानी नेचुरल रूप में इसमें आपकी ऐड रहते हैं। अब है आपका नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, इसलिए क्या होता है? यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए जल कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसु जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है, वो आपका हीन चालक रहता है जल में थोड़ी मात्रा में, क्योंकि जो जल विद्युत का यह आपका सुचालक होता है यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका पास कर जाता है। लेकिन डिस्टिल वाटर में आपका यह हीन चालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका पास नहीं करता है। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और जल में जो थोड़ी सी मात्रा में नेचुरली रूप से जो मिनरल्स वहाँ पर आपके मिले होते हैं वो मानव का जो हेल्थ होती है उसके लिए बेनिफिट होते हैं। परंतु ये लवण जल को चालक बनाते हैं। परंतु ये लवण क्या होता है? जो जल होता है उसको चालक बना देते हैं। उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट आपका पास कर जाता है। इसलिए हमें वैद्युत साथियों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है? यानी पानी आपका होता है, बॉडी में क्या है? पानी है। तो और जो पानी है, जो वाटर हमारा होता है, तो वाटर क्या है? वाटर जो होता है इसलिए गुड कंडक्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसी वजह से अगर हम गीले हाथों से अगर तारों को, वायर को हम छूते हैं, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर आपकी पास हो रही है, तो करंट क्या होता है? यानी हमारी बॉडी में पास कर जाता है, यानी करंट जो होगा करंट फ्लो हो जाता है। तो इसी रीज़न से जो है गीले हाथों से हमें जो है अपना जो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम होता है, जहाँ पर तारों वाला आपका काम है, बिजली का काम होता है, वहाँ पर आपको जो बिजली के तार वगैरह है वहाँ पर गीले हाथों से आपको टच नहीं करना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। हमने देखा है कि जब साधारण लवण को, कोई भी सिंपल लवण आपका उसमें आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। यानी डिस्टिल वाटर में जब उसको घोला जाता है तो वो डिस्टिल वाटर को भी क्या बना देता है? अच्छा चालक बना देता है, गुड कंडक्टर आपका बना देता है। तो वे, अब है क्वेश्चन यहाँ पर कि वे कौन से अन्य पदार्थ है जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, आइए पता करें। तो वे पदार्थ यहाँ पर हम जानेंगे जो आसुत जल आपका, जो डिस्टिल वाटर आपका है, तो उसे घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, उसका पता करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है, चेतावनी आपको दी गई है कि अगला जो क्रियाकलाप को केवल अपने जो अध्यापक यानी जो आपके टीचर है या फिर जो माता पिता, अभिभावक, जो पेरेंट्स आपके हैं या किसी बड़ा व्यक्ति जो है उसकी देखरेख में आपको यह एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है, क्योंकि इसमें एसिड का यूज आपका होगा, अम्ल का यूज हम करेंगे। सबसे पहले आपको करना है, बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लेने हैं। तो इसमें भी आपको ढक्कन ही लेने हैं रबड़ के, यानी धोने के बाद उसे अच्छे से आपको यानी स्वच्छ ढक्कन आपको लेना है। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरना है। और 2 चाय के जो चम्मच होता है उसके अप्रोक्स आप 2 चम्मच क्या कर ले, जो डिस्टिल वाटर है वो उनमें भर लीजिए। भर लिया, देन आपको करना है कि एक ढक्कन के आसुत जल में, जो एक ढक्कन का जो आसुत जल है, डिस्टिल वाटर है, उसमें कुछ बूंदे आपको नींबू का रस आपको लेना है, यानी लेमन जूस लेना है, या तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है, जो तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल आपका होता है वो आपको डालना है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लिक एसिड आपको डालना है, अम्ल को इसमें मिला लेना है। अब दूसरा ढक्कन है जो आसुत जल में, उसमें कास्टिक सोडा आपको या फिर पोटेशियम आयोडाइड आपको डालना है। कास्टिक सोडा आप ले सकते हैं, अगर कास्टिक सोडा नहीं है तो पोटेशियम आयोडाइड आप ले सकते हैं। जैसे क्षारक की कुछ ही बूंदें आपको मिलानी है, कुछ ही बूंदें यहाँ पर मिलानी होगी। इसके बाद है तीसरा जो ढक्कन है, डिस्टिल वाटर में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए, थोड़ी सी जो चीनी होती है वो आपको घोलनी है। अब आपने जो परीक्षण किया
इन विलियनों में, इन जो विलियन है, जो सॉल्यूशन आपने बनाया, इन विलियन कौन सा विलियन विद्युत का चालन करता है? तो कौन सा वो सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, और कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? तो इसमें रिजल्ट आपको क्या मिला? पहला पॉइंट है, इसमें आगे जो पॉइंट हमारा आता है नेक्स्ट, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता क्या है। चलिए, इसमें अगला पॉइंट है कोई कि विद्युत चालन करने वाले, जो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव है आपके, तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, जो एसिड होता है, क्षारक होता है, एसिड होगा, बेस तथा लवणों के विलयन होते हैं। लवण जो होते हैं उनके क्या होते हैं? विलयन आपके होते हैं, यानी एसिड बेस और साल्ट आपका होता है। एसिड बेस और साल्ट आपका हो गया। जब अब है क्वेश्चन की, जब विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो चालक जो होगा वो विलयन से प्रभावित होता है। तो क्या उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हम पढ़ेंगे, यानी केमिकल, विद्युत धारा जो है उसके केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट में। तो अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, जब विद्युत धारा जो होती है वो किसी चालक या विलयन से प्रभावित होती है, तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करेगी? तो वहां पर जो इफेक्ट पड़ता है वो कैसा आपका पड़ता है? तो पहला पॉइंट है, दो बेकार, जो क्या करना है, दो बेकार सेलों से, दो बेकार सेल आपने लिए, वो भी सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकालनी है। कार्बन की छड़ें वहां से आपने निकाल ली, उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ किया। जो टोपियां होती है, जो रेगमाल आपका आता है, रेगमाल से उसको साफ करना है। इन पर तांबे के तार लपेटिए। जो तांबा होता है, तो तांबा यानी कॉपर जो होता है, उसके तार आपको लपेटना है और इन्हें एक बैटरी से आपको जोड़ना है। जो बैटरी आती है उससे आपको इसको जोड़ लेना है। इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दो छड़ जो हमने ली, इन्हीं को इलेक्ट्रोड आपका बोला जाता है। कार्बन की छड़ों के स्थान पर लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी आप ले सकते हैं। जो लोहे की कील आती है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि लोहा भी क्या होता है, आपका गुड कंडक्टर आपका होता है। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल आपको भरना है। फिर क्या करना है, इसके बाद कोई भी आपका जो कांच होता है, कांच का जो गिलास है या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला आपको जल भरना है। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस के कुछ बूंदें आपको मिलाने हैं। क्यों? क्योंकि जो साधारण नमक आपका होता है या नींबू का जो जूस होता है, रस आपका होता है, वो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इस विलयन में, जो विलयन आपने बनाया, जो सॉल्यूशन बनाया, इसमें इलेक्ट्रोड को डुबाना है। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की जो छड़ें हैं, वो कार्बन की छड़ों की धातु की टोपी जल से बाहर रहनी चाहिए। या अगर आप कील ले रहे हो तो कील का जो सरफेस होता है, ये भी आपका गोल गोल जो होता है, मोटा आपको दिखता है, ये आपको बाहर रहना चाहिए। 3-4 मिनट तक फिर आपको वेट करना है। इलेक्ट्रोड को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, इलेक्ट्रोड को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बना कि क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देखते हैं? जैसे पानी में आपके बुलबुले होते हैं, बैलू जो बुलबुले होते हैं, गुब्बारे तरह के, आपके गुब्बारे की तरह के आपके बबल्स जो होते हैं, उसके बारे में बोला गया कि बबल्स देख पाते हैं। क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? जो सॉल्यूशन में चेंजेस आया तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। कक्षा 7वीं में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का आपको स्मरण करना है, वो याद आपको करना है। अब इससे पहले आपको किस तरह करना है वो पिक्चर हम देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर आप पिक्चर जो देख रहे हो, इस तरह आपको क्या करने हैं, जो उसके तार आपको लेने हैं, ऐसे आपको लेने हैं। तो यहाँ पर आपको पासिंग करंट थ्रू वाटर, यानी वाटर के थ्रू आप देख सकते हैं। मेटल के कैप आपके दिख रहे हैं, कार्बन रोड होती है, ये वाटर यहाँ पर ऐड किया है, ये कार्बन रोड आपकी है। ये दोनों आप देख पा रहे हो। ये धातु की टोपी आपकी होती है, ये ऊपर यहाँ पर आपने, और ये कार्बन की छड़ है, ये जल आपने लिया है, कार्बन की छड़ आपको यहाँ पर बैटरी से इसको जोड़ा हुआ है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट आता है। चलिए, यहाँ पर है कि सन 1800 में, 1800 की बात है कि एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन थे, जिन्होंने 1753 से 1815 में ये दर्शाया, ये रिप्रेजेंट किया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे, जो इलेक्ट्रोड आपने देखे, तो इलेक्ट्रोड अगर जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो किसने बताया था? ये जो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ब्रिटिश जो केमिस्ट थे, विलियम निकोलसन, उन्होंने बताया था
कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं अगर इनको जल में डुबा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड जो है इनको अगर हमने जल में डुबा दिया तो उनके द्वारा विलयन जो सॉल्यूशन है उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर पास कर देते हैं, तो ऑक्सीजन या जो हाइड्रोजन है वहाँ पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के क्या होते हैं, बुलबुले यानी बबल्स वहाँ पर आपके बन जाते हैं। क्या बनते हैं, बबल्स आपके फॉर्म होते हैं, बबल्स बनते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला कि ऑक्सीजन के जो बुलबुले हैं वो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी क्या देखा होगा आपने, जैसे जो आप आपका बैटरा होता है इन्वर्टर से जो जुड़ा हुआ होता है, तो बैटरी में क्या होता है, जब आप जो वाटर डालते हो, डिस्टिल वाटर हो गया या फिर आप जो साधारण जो अपना पानी डालते हो बैटरों में, तो बैटरों में आप देखना क्या होता है, बैटर जब आप चार्ज करते हो तो उसमें भी आपके बबल्स बनते हैं, बबल्स आपके बनते हैं, यानी जिसे आप बोलते हो कि जो बैटर में जो पानी है वो उबल रहा है, पानी क्या है वहाँ पर उबल आपका रहा, उस तरह आप बोलते हो कि जो पानी है वो आपका उबलता है जब आपके जो बैटर में आप पानी डालते हो। तो वही बात इसमें आपकी की गई है। अब है आपका अगला पॉइंट कि ऑक्सीजन के जो बुलबुले हैं वो बैटरी का जो धन टर्मिनल होता है, कौन सा टर्मिनल, जो धन टर्मिनल आपका होता है, तो बैटरी का जो धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा दो बुलबुले यानी अलग अलग इलेक्ट्रोड पर आपके बनते हैं, जो इलेक्ट्रोड है दोनों टर्मिनल पर बनते हैं। पॉजिटिव जो टर्मिनल आपका रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल पर आपके कौन से पड़ेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल आपका है तो पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा उस पर आपका कौन सा पड़ता है, जो पॉजिटिव आपका है, तो ऑक्सीजन, देखिए जो ऑक्सीजन के बुलबुले होंगे वो पॉजिटिव वाले पर होंगे, और जहां पर नेगेटिव आपका रहता है, तो आपने देखा होगा प्लस और माइनस का साइन आपके बैटरी पर आपके रहता है, तो पॉजिटिव वाले पर तो आपके बैटरी के बुलबुले होंगे, बैटरी जो ऑक्सीजन के बबल आपके रहते हैं ऑक्सीजन के, और जो दूसरा होता है यानी जो माइनस वाला होता है उस पर आपका हाइड्रोजन के बुलबुले रहते हैं, हाइड्रोजन के बबल आपके होते हैं। तो दूसरे जो बुलबुले आपके होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड आपके बनते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। तो दोनों पर आपको पता चल गया, एक पर ऑक्सीजन के होते हैं दूसरे पर हाइड्रोजन के आपके होते हैं। अगला पॉइंट है किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कोई भी जो चालक होता है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल जो आपकी अभिक्रियाएं वहां पर होती है। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन होती है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले भी बनते हैं। इसके फलस्वरूप क्या है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर गैस के बुलबुले भी बनते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले तो आपने देख ही लिए, उसके साथ साथ जो गैस है उसके भी बुलबुले वहां पर बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहां पर धातु के जो निक्षेप होते हैं मेटल के, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी वहां पर देखे जा सकता है। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है, जो विलयन है जो सॉल्यूशन है उसके कलर में आपका चेंजेस देख सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करते हैं। ये जो रासायनिक यानी जो केमिकल रिएक्शन हुई ये आपका जो सॉल्यूशन था उस पर डिपेंड करता है, यानी विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर ये आपका डिपेंड करेगा। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव थे, ये आपने देखा है विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके केमिकल इफेक्ट आपके थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला यहाँ पर आता है एक्सपेरिमेंट। तो जो है उसने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत जालन करते हैं। यानी अब हम जो फ्रूट्स या वेजिटेबल हम खाते हैं, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल की इसमें बात की गई है कि वो भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर पाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास हो जाएगी या नहीं, कंडक्ट कर पाती है या नहीं, ये इसमें बात की गई है। तो उसने एक आलू लिया, उसने क्या लिया, एक आलू को दो बराबर भागों में काटा। तो आलू जो पोटैटो है वो सभी के घरों में रहता है, तो उसने वो दो पार्टों में काट लिया तथा संप्रेषित के तांबे के तारों को इसमें निविष्ट किया। जो संप्रेषित क्या है, जो टेस्टर आपका है, तो टेस्टर के जो तांबे यानी जो संप्रेषित टेस्टर के जो तार होते हैं कॉपर के, कौन से तार लिए, यानी उसने कॉपर वायर लिया और उसको वहां पर ऐड कर दिया। तभी उसकी माँ यानी जो उसकी माँ है, मदर है, उसने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्विष्ट किए गए संप्रेषित के तारों को बाहर निकालना ही भूल गई। फिर उसको वो उसका बाहर यानी जो टेस्टर के जो उसने टेस्टर के तारों को जो उसने निर्विष्ट करने के बाद जो टेस्टर है उसके जो तार थे, वायर थे, उसको बाहर निकालना वो भूल गई थी।
अब आता है अगला पॉइंट कि लगभग आधे घंटे के बाद वो आती है। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया। कैसा धब्बा? नीला और हरा सा धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं था। लेकिन कोई दूसरा तार था, उसके पास कोई सा भी धब्बा वहां पर नहीं था। उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार रिपीट किया तो उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल आपका होता है जो पॉजिटिव आपका रहता है। धन टर्मिनल कौन सा होता है? जो पॉजिटिव आपका होता है। धन टर्मिनल जो होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल आपका होता है। चलिए, इसने आगे क्या किया? इसने अगली बार इसमें किया कि धन टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल आपका होता है, उसको संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनाता है। यानी कि उसने देखा, जब उसने कई बार क्रियाकलाप कर लिया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई बार करा, तो उसके बाद उसने पाया कि पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो क्या करता है? संयोजित तार के जो वहाँ पर तार है उसके चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनाता है। तो उसके चारों ओर क्या बना लेता है? हरा जो धब्बा है वो बना लेता है। तो नीला हरा धब्बा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल आपका बनाता है, यानी एक जो स्पॉट होता है धब्बा आपका बना लेता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। तो उसने ये अनुभव किया कि ये जो खोज है ये हमारे लिए लाभकारी है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग हम कोई भी जो बॉक्स होता है जिसमें छिपी बैटरी या फिर जो सेल है उसका धन टर्मिनल जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इसी खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बुझो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। ये भी आपको याद रखना है कि जब बुझो ने टेस्ट किया था वो किससे स्टार्ट किया था? कि उसने सोचा था कि जो आलू है वो विद्युत चालन करता है या नहीं करता है। तो उसने पाया कि विद्युत धारा जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो आलू में एक रासायनिक प्रभाव है, यानी केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खोज किसी चीज को रहे होते हैं और आपको कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार से हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका। अब आता है विद्युत लेपन। तो अब है आपका विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन होता क्या है? अब नेक्स्ट जो हमारा आता है विद्युत लेपन की ओर हम बढ़ते हैं। तो विद्युत लेपन किसमें होता क्या है? इससे पहले हम जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसकी पिक्चर हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है विद्युत लेपन होता क्या है। तो पहले हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो, इसने ये आपका मैच बॉक्स होता है, यानी माचिस का खाली बॉक्स इसने लिया हुआ है और इसके चारों ओर जो मैग्नेट चुंबक इसमें डालने के बाद इसने क्या किया? इस पर जो है तार लपेटा हुआ है कॉपर का। इसने तार लपेटने के बाद देखिए यहाँ पर आलू दिख रहा है आपको। आलू का इसमें परीक्षण क्या है? तो आलू का ये नीला हरा जो धब्बा यानी स्पॉट जो बना, ये कौन सा टर्मिनल पर बना? पॉजिटिव टर्मिनल पर आपका बनता है। पॉजिटिव टर्मिनल पर यह आपका बना। तो ये आपको पता चल गया कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पर नीला हरे रंग का क्या होता है? एक स्पॉट छूट जाता है, एक स्पॉट वो बना लेता है। ये पोटैटो का परीक्षण था। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी विद्युत लेपन होता क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक विद्युत लेपन। चलिए, अब हमारे टॉपिक में आता है विद्युत लेपन होता क्या है। जैसे आपने कभी कभी बैटरी में देखा होगा कि बैटरी जो आप लगाते हो तो उसका जो प्लस वाला साइन आता है, जहां पर प्लस आपका लिखा होता है, प्लस आपका होता है, तो वहां पर आपने क्या देखा होगा? प्लस वाला आपका हमेशा रेड आपका रहता है। प्लस वाला आपने रेड आपने देखा होगा, यानी कलर जो होता है, यानी प्लस का जहां पर चिन्ह आपका होता है वहां पर आपने देखा होगा नीचे जो बैटरी की खुंटी, जिसे आप खुंटी बोलते हो, यानी टर्मिनल जो होता है, खुंटी आप बोलते हो ओब्वियसली। तो उस खुंटी के साइड में आप चारों तरफ देख सकते हो कि वहां पर हरा हरा आपका बन जाता है, यानी हरा या ब्लू सा आपको दिखाई देता है, एक कार्बन सा। तो उसकी बात इसमें की गई है। तो वो स्पॉट आपका छोड़ता है, यानी वो टर्मिनल आपका कैसा रहता है? नीला या हरे कलर का आपका रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल पर ही आपका बनता है। अब अगला पॉइंट है कि बिल्कुल नई साइकिल जो विद्युत लेपन आपका होता है, या विद्युत लेपन है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत लेपन होता क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग
इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल, बिल्कुल आपको जो नई साइकिल होता है उसका हैंडल तथा पट्टियों के जो रिम होता है कितने चमकदार होते हैं। आपने देखा होगा जो हैंडल नई साइकिल का जो हैंडल आता है या फिर जो पट्टियां होती है उसके जो रिम होते हैं वो कितने चमकदार आपको लगते हैं, शाइनिंग होते हैं उनमें। यदि दुर्घटनावश इनमें कोई खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं रहती। तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा हो जाता है, यानी जो उसमें कोई भी दुर्घटना या फिर जो आपका साइकिल होता है तो उसमें क्या यानी खरोंच वगैरह आपकी पड़ जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है जो उसकी शाइनिंग रहती है यानी जो चमकदार जो ऊपरी लेयर उस पर रहती है वो उतर जाती है, शाइनिंग वाली चमक उसकी उतर जाती है और उसके नीचे की जो सतह है वो इसकी इतनी चमकदार नहीं रहती। जैसे आपने देखा होगा आपने अभी मेकअप अपना किया है और मेकअप करने के बाद यानी तब अब जब तक मेकअप जो आपका है यानी जब तक मेकअप आपका रहेगा आपका फेस क्या रहेगा अच्छा, यानी ब्यूटी आपकी रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे जो मेकअप का जो टाइमिंग रहता है यानी कुछ टाइम तक आपका मेकअप जो होता है ऐसे का ऐसा आपको दिखता है, कुछ टाइम बाद आपका मेकअप उतरना शुरू हो जाता है। खासकर गर्मियों के टाइम में यानी समर सीजन में आप देख सकते हैं पसीने में आपका जो मेकअप होता है वो बाहर जाता है। उसके बाद जो आपकी यानी जो आपका नेचुरल आपका रहता है यानी उस तरह आपकी इसमें बात की गई है, उसी तरह आपका जो साइकिल होता है उसकी इसमें बात की गई है। तो जब उसमें शाइनिंग वाला जो पोर्शन है, शाइनिंग वाली जो सतह होती है वो आपकी हट जाती है, तो जब खरोंच आने पर तो वो आपकी चमकदार उसमें शाइनिंग आपकी नहीं पाएगी। तो उस टाइम पर क्या होता है, तो आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होता है। तो आपने देखा होगा तो आजकल जो हम ज़्यादातर जो गहने होते हैं जो ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं वो कैसी ज्वेलरी होती है, वो आपकी आर्टिफिशियली ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं तो वो देखने में आपके सोने की तरह लगती है, लेकिन वो आर्टिफिशियली आपकी ज्वेलरी होती है, बिल्कुल सोने की तरह आपके होते हैं। यानी कि जो सोने की तरह आपके वो ज्वेलरी आपको दिखाई देते हैं। लगातार उपयोग से लगातार हम जब इन आभूषणों को इन ज्वेलरी को हम पहने रखते हैं तो इनकी पॉलिश उतर जाती है। आपने देखा होगा फिर हमें इन पर पॉलिश करानी पड़ता है, यानी फिर क्या करानी पड़ता है, हमें इन पर पॉलिश करानी पड़ता है या फिर हम दूसरे जो ज्वेलरी होती है वो अपनी खरीदते हैं। तो इनकी जो सोने की परत होती है, लेयर होती है, वो क्या होती है उतर जाती है और नीचे की चांदी यानी नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह आपको दिखाई देने लगती है। तो इसी तरह साइकिल की इसमें बात की गई है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ी होती है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या है, अगर वो चांदी के ऊपर सोने का पानी आपका या फिर किसी दूसरे धातु के ऊपर सोने का पानी अगर किया जाता है, दोनों ही सिचुएशन में क्या है एक धातु के ऊपर दूसरी जो धातु होती है वो आपकी उसकी परत आपकी चढ़ाई जाती है, लेयर वहाँ पर चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ी हुई है। तो क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की जो परत है वो किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को अब हम स्वयं करके यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही यानी इसमें जो लेयर आपकी एक के ऊपर दूसरी लेयर अगर चढ़ाते हैं तो जो दूसरी नीचे वाली जो लेयर है वो आपकी निक्षेपित कैसे की जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें करना है कि इस क्रियाकलाप के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कॉपर जो सल्फेट होता है वो हमें लेना है तथा लगभग 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। तांबे की 2 प्लेट हमें चाहिए। इस किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में, कोई भी स्वच्छ बर्तन आपका हो यानी सूखा बीकर आपको ले लेना है। 200 ml आशुद्ध जल, जो 250 ml आपको लेना है आशुद्ध जल जो डिस्टिल वाटर आपका होता है। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट आपको घोल लेना है। इसके बाद है कि अधिक चालक बनाने के लिए, अधिक अगर हमें चालक बनाना है, गुड कंडक्टर इसको बनाना है, तो उसके लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालना है, यानी जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो हमें इसमें ऐड कर लेना है। तांबे की प्लेटों को, जो तांबे की जो प्लेट होती है उसको रेगमाल से साफ करना है। फिर तांबे की जो प्लेट होती है कॉपर वाली प्लेट, उसको जो रेगमाल आता है उससे हमें साफ कर लेना है। तो रेगमाल से हमने इसे साफ कर लिया। इसके बाद इन्हें पानी में धोकर सुखाना। फिर आपको पानी जो होता है पानी में धोकर इसको सुखाना है। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में आपको डुबाना है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए। फिर आपको जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें से इलेक्ट्रोड को आपको हटा देना है और उन्हें ध्यानपूर्वक आपको देखना है।
अब है अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या उनमें से किसी में कुछ अंतर आपको दिखता है? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? तो इस परत का कलर अब आपसे पूछा है कि इस परत का जो कलर होगा वो कैसा होगा। तो बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसमें ये इलेक्ट्रोड संयोजित है। उस टर्मिनल को आपको, ये जो इलेक्ट्रोड होता है उस टर्मिनल को आपको नोट करना है जिसमें ये इलेक्ट्रोड आपके बने हैं। तो विद्युत लेपन जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहली जो है उसने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदल कर क्रियाकलाप को फिर रिपीट किया हुआ है, रिपीट उसने किया है। अब आता है आपके विचार से पूछा गया है कि इस बार वह क्या परीक्षण करेगी। तो कौन सा परीक्षण वो यहाँ पर करेगी? जब कॉपर सल्फेट जो होता है वो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। जो कॉपर सल्फेट है वो दो भागों में आपका वियोजित होगा, टूट जाता है कॉपर और सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट दो में आपका ब्रेक हो जाता है, कॉपर और सल्फेट में आपका टूट गया। इसके बाद आता है स्वतंत्र कॉपर या तांबा बैटरी के रन टर्मिनल से, जो रन टर्मिनल आपका होता है, कौन सा टर्मिनल? जो रन टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। तो स्वतंत्र जो कॉपर होता है, जो तांबा आपका, यानी कॉपर जो तांबा होता है वो बैटरी के रन टर्मिनल से, जो रन टर्मिनल होता है तो उससे संयोजित होकर वो इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और उस पर निक्षेपित हो जाता है। उस पर क्या हुआ? वो निक्षेपित यहाँ पर हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है यहाँ पर कि लेकिन विलयन से, जो विलयन है उससे कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? जो विलयन है यानी जो सॉल्यूशन है उससे कॉपर में, जो कॉपर की जो क्षय हुई, जो कॉपर में जो कमी आई उसकी पूर्ति कैसे होती है? तो दूसरे इलेक्ट्रोड से, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। तो समान मात्रा में वो क्या है? कॉपर विलयन में घुल जाता है, कॉपर का सॉल्यूशन में वो घुल जाएगा और इस प्रकार आपका विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया आपकी चलती रहती है और यह प्रोसेस जो है वो आपका चलता रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। कैसे? यानी स्थानांतरित आपका हो जाता है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। अगला पॉइंट है कि बुझो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई। जो बुझो है उसको केवल जो तांबा है उसकी एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के रन टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर, जो कार्बन की जो छड़ी थी उस पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई। फिर उसे क्या है, अगर उसने फिर कार्बन की जो छड़ थी उसको बैटरी के रन टर्मिनल से संयोजित करके किया तो कार्बन की छड़ पर, कार्बन की जो छड़ है वो तांबे की परत चढ़ाने में प्राप्त उसको हो गई, सफलता मिल गई। अब आता है विद्युत लेपन। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको क्या बोला जाता है? अभी आपने विद्युत लेपन आपने पढ़ा, तो इसमें पहला पॉइंट आता है इसमें कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन आपका कहा जाता है। तो जिस पर डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी जब उस पर दूसरी परत आपकी चढ़ाई जाती है तो यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग होता है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर एक किसी दूसरी धातु की पतली परत विलोपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो आभूषण, जो ज्वेलरी आप पहनते हो, तो जो ज्वेलरी आप पहनते हो वहाँ पर क्या होता है, जो आपकी लेयर चढ़ी होती है उसके वो आपका इसी तरह आपकी चढ़ाई जाती है। तो विलेपित किए जाने वाले धातु की परत में जो धातु होता है, जो मेटल की जो लेयर है उसमें कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस धातु की में जो वस्तु है उसकी धातु में नहीं होते, जिस पर निक्षेपण किया जाता है, जिस पर क्या जाता है, निक्षेपण आपका किया जाता है। अब है आपका एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान घर की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल होता है, पहिए के रिम हो गए आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो इन सब पर क्या होता है, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। जो जहाँ पर यानी जो आभूषण होते हैं वहाँ पर आपने देखा वहाँ पर सोने का पानी आपका किया जाता है, और जो इन पहिए पर आपने देखा यहाँ पर क्रोमियम का लेयर चढ़ाए जाते हैं। जो क्रोमियम है उसकी लेयर यहाँ पर चढ़ाई जाती है, लेपन किया जाता है। क्रोमियम
चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि जो क्रोमियम होता है वो शाइनिंग देता है, यानी शाइन मारता है। यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोचों का प्रतिरोध करता है। ये जो खरोच इस पर पड़ते हैं, इसकी जो चमकदार होते हैं यानी इसकी जो शाइनिंग होती है वो खत्म आपकी हो जाती है। अब है आपका अगला पॉइंट, क्रोमियम जो होता है वो महंगा होता है। क्रोमियम क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगा है, तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। कोई भी जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे पूरा का पूरा क्रोमियम से बना देंगे तो वो व्यवहारिक नहीं होता है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है। इसलिए जो वस्तु बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो कोई भी जो सस्ती धातु होते हैं, सस्ती जो मेटल होता है उससे बनाया जाता है, और इस पर केवल क्रोमियम की प्रति निक्षेपित कर दी जाती है, और इस पर केवल क्रोमियम की जो लेयर होती है वो ही आपकी डिपॉजिट की जाती है, वो ही आपकी लगाई जाती है। अब आपका नेक्स्ट आता है कि आभूषण। जैसे आप जो ज्वेलरी पहनते हो, आभूषण आप पहनते हो, तो आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। जो आभूषण आप पहनते हो, ज्वेलरी यानी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, वहाँ पर सस्ती जो मेटल होती है उस पर क्या करते हैं, चांदी या जो सोना होता है, चांदी होता है या सिल्वर जो गोल्ड होता है, उस पर जो उस पर जो आपका विद्युत लेपन होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इसी तरह आपकी की जाती है। तो इस पर जो चांदी या सोने का वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, वहाँ पर दूसरी लेयर आपकी चढ़ाई जाती है। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के ही प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत ही सस्ते आपके होते हैं। लेकिन रियलिटी में ये क्या होते हैं, ये आपके कम एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते आपके होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, और जो खाद्य पदार्थ आपके होते हैं तो वहाँ पर जब हम इसका स्टोरेज करते हैं, भंडार इसका करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर टीन के जो डिब्बे होते हैं, उसमें टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर, टीन के डिब्बे क्या होता है, यानी वहाँ पर लोहे के ऊपर क्या होता है, टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। जो टीन है उसका लेपन वहाँ पर कर देते हैं, जिससे वो आपको टीन के डिब्बे आपको दिखाई देते हैं। तो टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। जो टीन होता है वो लोहे से कम आपका क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते। तो इस कारण क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो लोहे के कॉन्टैक्ट में आपके नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए, पुलों होते हैं या फिर जो स्वचालित जो वाहन होते हैं, व्हीकल आपके होते हैं, उनको प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, जो लोहा है उसका यूज वहाँ पर किया जाता है, यानी उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो लोहे में संक्षारित होना तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित किया जाता है। लेकिन क्या वो बनने तो आपके यानी उस पर जो बने होते हैं, जो व्हीकल्स बनते तो वे लोहे के ही है, लेकिन उस पर जो दूसरी लेयर आपकी चढ़ाई जाती है, जो लेयर वहाँ पर जो परत आपकी चढ़ाई जाती है वो आपकी हो जाती है, यानी वो लेयर उसको बचा लेती है। तो वो लेयर किसकी चढ़ाई जाती है, तो वो जिंक की लेयर उस पर चढ़ाई जाती है, जिससे आपके जो व्हीकल्स होते हैं वो जंग लगने से बच जाते हैं। तो विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या आपकी है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट होता है। ये कैसा है, ये एक प्रदूषणकारी आपका अपशिष्ट होता है। इससे आपका जो पोल्यूशन है ये पोल्यूटिंग वेस्ट होता है, और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश आपको दिया गए हैं। तो इसके लिए गाइडलाइंस भी आपको दी गई हैं। चलिए, ये चैप्टर आपका था। यहाँ पर हमने देखा कौन सा आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है, कहाँ पर यानी जो लेयर आपकी चढ़ाई जाती है, किस तरह आपकी जो लेयर है वो आपकी चढ़ाई जाती है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।